नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को कैसे पढ़ें, क्या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए कि कोचिंग करनी चाहिए। तो इसको समझने का कैसा तरीका है। टेक्निकल से काफ़ी बच्चों को डर लगता है, अलग अलग तमाम तरह की परीक्षाएं हैं जहाँ टेक्निकल का खुद का मूल्य, खुद का वेटेज है। तो इसलिए हमें आज इस पर एक विस्तृत रूप से देख लेना चाहिए कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को या टेक्निकल को अब डिटेल में कैसे समझें, कैसे हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और लास्ट में मैं ये इस पर जरूर चर्चा करूंगा पूरी डिटेल में, किसको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, किसके लिए कोचिंग होती है। क्योंकि सभी के लिए कोचिंग नहीं होती है। कोई सेल्फ स्टडी से भी तो एग्जाम निकाल सकता है। सभी हुसैन बोल्ट नहीं होते हैं, सभी विराट कोहली नहीं होते हैं। सभी अपने अपने फील्ड में महारत होते हैं। किसी की मैथ्स अच्छी होती है तो किसी की ट्रेड अच्छी होती है, किसी की रीजनिंग अच्छी है तो किसी की साइंस अच्छी है तो किसी की जीके अच्छी है। तो इस प्रकार हम इसको वर्गीकृत रूप से समझेंगे, साथ में आसान भाषा में टेक्निकल समझने का तरीका जरूर देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले जब मैं इस पर चर्चा करता हूं तो अपने पास जो भी टेक्निकल जिसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आती है उसमें सिलेबस को पहले समझना होता है। ये लाइन लिखने का मतलब क्या है कि बीएसपीएसएल का सिलेबस अलग है, वहां केवल आपके सेकेंड ईयर का सिलेबस आता है एनसीवीटी का। दूसरा, जब एमपी लाइनमैन देखोगे तो उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन आता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है, और इसके अलावा 6-7 एक स्पेशल टॉपिक दिए हुए हैं। और उसके अलावा लास्ट में नोट डाल के लिखा भाई पढ़ना तो तुम्हें सारा ही है। तो मतलब वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग भी पढ़नी पड़ेगी वहां पर। तीसरा, जब आप सिलेबस हरियाणा लाइनमैन का देखते हो तो उसमें 5-6 नए टॉपिक दिए हैं जो सामान्यतः किताब में बहुत कम मिलते हैं। टेक्निकल हेल्पर, यूपीपीसीएल, टीजी2 और एएलपी, इन सब के अंदर कॉमन सिलेबस है, पूरा सिलेबस है कंप्लीट। जैसे मेट्रो में आता था ना पहले कंप्लीट सिलेबस आता था, इसरो डीआरडीओ में। तो सबसे पहले तो आप जिसकी भी तैयारी करें उसके सिलेबस को समझें। बीएसपीएसएल की तैयारी करने वाले फर्स्ट ईयर वाले को सिलेबस को ज्यादा क्यों पढ़ेंगे, वो सेकंड ईयर पे फोकस करेंगे। एग्जाम क्रैक करने का तरीका तो यही होता है। दूसरा, एमपी लाइनमैन वाले अपने टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, और एएलपी वालों को इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि 35% कैसे लाएं। क्योंकि 35% ही लाना है, क्वालिफाई नेचर है, मेरिट में उसके नंबर जुड़ेंगे नहीं। तो इसलिए उनको इस चीज पर फोकस करना चाहिए। टेक्निकल हेल्पर और यूपीपीसीएल टीजी2 वालों को एक एक नंबर के मोहताज है, और वैसे जहां पर भी मेरिट में नंबर जुड़ते हैं वो सभी एक एक नंबर के मोहताज है, वो सभी देखना है। तो सबसे पहले तो अपने सिलेबस को समझे। जैसे मान लो एएलपी के बारे में बात करें तो हमारे पास डीजीटी का जो सिलेबस है एनसीवीटी का, वो कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना है। बट एएलपी वाले कंप्लीट क्यों पढ़ेंगे, उनके मेरिट में नंबर जुड़ते नहीं है, तो वो जो जो टफ टॉपिक हैं वो छोड़ देंगे। जैसे मशीनें इतनी टफ नहीं है जितनी डीसी मशीन टफ है। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर को पढ़ते हैं तो बच्चों को लगता है कि मशीनें बहुत टफ है, जबकि ऐसी मशीन आसान है, ट्रांसफॉर्मर आसान है। जब इस प्रकार आपको ध्यान सुरक्षा युक्तियों को पढ़ते हैं तो कई बच्चों को टफ लगती है, लेकिन जनरेशन और ट्रांसमिशन इतना टफ नहीं लगेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। कईयों को इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत टफ लगेगी, तो उन टॉपिकों में से किसको सिलेक्टेड कर सकते हैं। भाई मेरिट में नंबर नहीं जुड़ते हैं तो एएलपी के अंदर तो ऐसी तैयारी करनी चाहिए 60% नंबर आ जाए। क्योंकि कई बार पेपर टफ भी दे देते हैं, फिर भी 35% पूरे आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, आने चाहिए। इसलिए हमारी तैयारी होनी चाहिए 60% के ऊपर। कि आप एग्जाम दें, टेस्ट दें, तो आपके 50 से 60% नंबर आ रहे हैं रेगुलर, तो हम एग्जाम वहां पर 35% में ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पेपर आसान आएगा तो वैसे भी 60% लेंगे। पेपर टफ भी आ गया फिर भी 35% नंबर में तो हमारे कोई कमी नहीं रहेगी। और बाकी जिनके मेरिट में जुड़ते हैं वो तो एक एक नंबर के लिए पूरा सिलेबस चट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जब आप पढ़ने लगो तो सबसे पहले आपके साथी कौन है, स्टडी मटेरियल, आपका नोट्स, आपके पास बुक्स, प्रैक्टिस की, ये स्टडी मटेरियल बहुत जरूरी है। अब जब तक आपके पास ढंग का स्टडी मटेरियल नहीं होगा तो पढ़ोगे किसको भाई। ऐसे माला जपने से तो इलेक्ट्रिशियन आनी नहीं है। स्टडी मटेरियल बेस्ट करना चाहिए। कई बच्चों के पास किताब है, बुक्स है, तो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं, आप उन बुक को पढ़ो। देखो, 10 तरह की किताबें पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 10 बार पढ़ लो, और उस स्टडी मटेरियल का चयन करो, और फिर आप उसको समझो। जैसे मैं अभी इसके बारे में बात करूंगा पूरा। दूसरा है बेसिक कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करो। वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, ओम के नियम, किरचॉफ के नियम, एसी थ्योरी, कैपेसिटर, इंडक्टर, चुंबक, ये इलेक्ट्रिकल का फंडामेंटल टॉपिक है। जब भी मैं क्लास पढ़ाता हूं मैं कहता हूं जिसने मॉड्यूल 1 में भी कमी छोड़ दी उसके दिक्कत है। जो मैं इलेक्ट्रिशियन मॉड्यूल 1 पढ़ाता हूं उसको बराबर जरूरी रूप से ध्यान रखना चाहिए। सेल्फ स्टडी करने वाले भी ध्यान रखो, सेल्फ स्टडी करो, बेहतरीन है, लेकिन शुरुआती चैप्टर को आप बहुत ज्यादा ढंग से पढ़ो। क्योंकि एक तो आपके ये एलपी के पार्ट ए में भी आएगा
जहां पर 6-7 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। और जो आपके कोई भी एग्जाम देते हैं नॉन टेक, उसमें भी विद्युत के 2-3 सवाल पूछे जाते हैं, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट यो हम बहुत ढंग से पढ़ लेंगे तो आप टेक्निकल की एक एक रग से वाकिफ हो जाएंगे। फिर आप मशीन पढ़ेंगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, पावर सिस्टम में भी दिक्कत नहीं आएगी, मेजरमेंट में दिक्कत नहीं आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में दिक्कत नहीं आएगी, वायरिंग में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि चीजें इजी समझ में आएगी जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। स्टडी मटेरियल के बारे में यदि आपके पास बुक्स है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सबसे पहली बात तो कि आपके पास प्रीवियस ईयर के सवाल की बुक होनी आवश्यक है। जरूरी नहीं कि आप इस रामबाण को लो, सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये, सबसे ज्यादा बच्चों के पास है। आपके पास यदि दूसरी ऑब्जेक्टिव बुक है और उसमें बहुत सवाल है, सारा टॉपिक कवर है, तो बढ़िया है, उसको पढ़ो, इसको लेने की आवश्यकता नहीं। यदि नहीं है और आपको एक बुक लेनी है तो सबसे बेस्ट बुक ये है। यदि है तो बस बहुत बढ़िया है। तो ये 11,500। अब कई बच्चों का आता है सर मेरे पास 6,500 वाली है, एलपी की तैयारी करे हो, 6,500 वाली आपके पास है, तो आपको 11,500 लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ रहे हैं। 50-60% तो वही दिलवा देगी आराम से। जिन बच्चों के नंबर मेरिट में जुड़ते हैं उनको एक एक नए नए तरीके के सारे सवाल देखने हैं। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव बुक के बारे में मैं क्यों कहता हूं ज्यादा, इसका कारण है कि जब तक आप प्रश्न कैसे पूछा जाता है इस बात पर गौर नहीं करोगे, कितना भी टेक्निकल पढ़ा हुआ हो, एग्जाम हॉल से बाहर निकलते कहते आता तो था, प्रश्न घुमा के पूछ लिया। प्रश्न तो घुमा के ही पूछा जाता है। इसलिए आपको यह जरूर रूप से देखना चाहिए कि परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, परीक्षा में सवालों का लेवल क्या रहता है, कौन से एग्जाम वाले कैसे कैसे पूछते हैं। और मैं जो पढ़ा था उसमें तो सारे चैप्टर पूरे करा देता हूं। ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं, 150-200 पेपर होते हैं, उन सारे पेपरों को निचोड़ खींचड़ी कर देता हूं, सबको निकाल के कि ये लो ये सारे सवाल, या आपको जो पढ़ा दिया नोट से सारे सवाल हो जाए, वही बेहतरीन होती है। तो पढ़ना भी ऐसे चाहिए। और ये बाकी हो नहीं हो, शुरुआती बेसिक कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक तो ऐसे होने चाहिए कि कोई पेपर कैसा भी बना दे, मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट वाले यानी इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल वाला जो प्रारंभिक वाला भाग है उनमें से कोई सवाल गलत नहीं होगा। मशीनों के सारे सवाल सही होते नहीं है, वास्तविकता ये है। पावर सिस्टम के सारे नहीं होते हैं, लेकिन चुंबक के, सेल बैटरी के, एसी थ्योरी के, कैपेसिटर के, इंडक्टर के, डीसी थ्योरी के, प्रतिरोध के, प्रारंभिक विद्युत के, उसके तो पूरे करने पड़ेंगे। ये तो बेसिक है, तो बेसिक जरूर सीखना। दूसरा है कि इलेक्ट्रीशियन वाले जो पढ़ते हैं ना उनको रेगुलर अध्ययन करना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, एक बार पढ़ा पूरा इलेक्ट्रीशियन पढ़ लिया, फिर 2 महीने हाथ नहीं लगाया, 3 महीने हाथ नहीं लगाए, 3 महीने बाद आएंगे सर मैं तो इलेक्ट्रीशियन भूल गया। भाई भूल जाओगे, डेली आपके पास अभी एग्जाम नहीं है, आपने इलेक्ट्रीशियन पढ़ा है, 6 महीने बाद एग्जाम है, तो भी 2 से 3 घंटे तो डेली पढ़ो, नहीं तो भूल जाओगे। 2 महीना इलेक्ट्रीशियन को नहीं छुआ, इलेक्ट्रीशियन हो जाएगी छू मंतर। फिर आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया, ऐसे होता है। आप इलेक्ट्रीशियन पढ़ रहे हैं, आईटीआई किए हुए, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की चर्चा कर रहे हैं, बीटेक डिप्लोमा वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने ज्यादा गहरे में पढ़ा, ज्यादा जितना डेप्थ में पढ़ते हैं उतना ज्यादा याद रहता है। अगला है खुद से नोट्स जरूर बनाना चाहिए। एक होता है कि कई बार क्या होता है कि सर हम अपने नोट्स से ना किसी और की फोटो कॉपी करा के रख लेते हैं। मैं आपको मेरा एक सिद्धांत के रूप में बात बताऊं, पिछली बार 2022 में टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आई थी, तो बच्चों ने कहा था कि सर आप नोट्स दो, क्योंकि परीक्षा तो 1.5 महीने में ही है, 1.5 महीने में आप पढ़ोगे, हम लिखेंगे, इतना तो टाइम है ही नहीं, अब नोट्स दो। मुझे भी लगा कि हाँ भाई हमें पढ़ने में 2.5-3 महीने लग जाते हैं, 1.5 महीने परीक्षा है, तो नोट्स उपलब्ध कराना चाहिए। मैंने नोट्स उपलब्ध कराए थे। नोट्स कौन से थे, मैं उससे पहले कोई टेक्निकल हेल्पर के एक बैच में पढ़ा रहा था, वो शायद तक उड़ान बैच था या प्रतिज्ञा बैच था, मुझे एक्चुअल नाम याद नहीं, उस बैच में मैं पढ़ा रहा था। और उस बैच में एक बंटी नाम का लड़का था, उस लड़के ने पूरा आराम से पूरा डिटेल विस्तृत रूप से लिखता था, जो मैं पढ़ाता था बोर्ड पर आराम से लिखता था, डायग्राम बहुत साफ सुथरा बनाता था। जब उन्होंने कहा तो मैंने बंटी को कॉल किया, मैंने कहा और तुम्हारा नोट्स लेकर आओ। उस नोट्स को मैंने बुक के रूप में बना के सब बच्चों को प्रोवाइड करवा दिया। उस समय बहुत ज्यादा प्रतियां तेजी से बिकी थी, जितनी किताबें थी मार्केट बिक गई थी। लेकिन आप देख लो 2022 का जो वो बुक थी, वो जिन भी बच्चे के पास है उसमें से लगभग पेपर 80% पढ़ा हुआ है, 80-90%। नोट्स में तो इतना पढ़ता है, और जो ब्रह्मास्त्र थ्योरी की बुक है इसमें 90% से ज्यादा पढ़ता है। नोट्स में 80% से ज्यादा हूबहू पढ़ गए, हूबहू 80% से अधिक, चाहे कोई भी एग्जाम उठा लो। और उसके बाद मैंने उसी नोट्स को रोक दिया,
क्यों रोक दिया? मैंने कहा जिस बच्चे के पास एग्जाम आगे बाद में है, टाइम है उसके पास, तो नोट्स खुद को बनाना चाहिए। नोट्स यदि खुद नहीं बनाओगे तो टेक्निकल इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। यदि ऐसे बच्चों का एकदम से कोई एग्जाम आ जाए कि 1 महीने में एग्जाम ले लें, तो मैं नोट्स अवेलेबल कराता हूं कि भाई 1 महीने में कब लिखोगे। लेकिन जब टाइम है, गहरे में पढ़ने का है, तो नोट्स खुद को बनाने चाहिए। एक बार जो आपने नोट्स बनाए, उन्हीं नोट्स को रिवीजन करना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से याद होता है, और पूरा रिवीजन, पूरी बुक का रिवीजन आप 2 या 3 दिन में कर सकते हो यदि आपके खुद के नोट्स है। तो सेल्फ नोट्स जरूर बनाना चाहिए। जब आपने नियमित रूप से पढ़ रहे हो, चैप्टर पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो भाई जब तक, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था रामबाण बुक से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको पता कैसे चलेगा परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। इसलिए ये प्रैक्टिस जरूरी है। और उसके बाद में आपको खुद का मूल्यांकन कर लेना चाहिए। सीधा ऐसे मत रहो भरोसे कि हम तो एग्जाम हॉल के अंदर जाएंगे, वहीं अपना मूल्यांकन होगा। ना जी ना, मूल्यांकन अपना पहले ही कर लेना चाहिए और टाइम पे कर लेना चाहिए, ताकि कोई कमी रहती है उसको दूर किया जा सके। सारे चैप्टर आपके मजबूत नहीं होते हैं, कुछ चैप्टर कमजोर रह जाते हैं, कुछ शानदार होते हैं। जो कमजोर रह जाते हैं उसके ऊपर वर्क करो, और ज्यादा पढ़ो, नोट्स पर फोकस करो, ताकि आप उसमें स्कोर बना सको। अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदलना सीखना पड़ेगा। अब ये तो है पूरी बात। अब ये है, ये हमारे पास महत्वपूर्ण बात हो गई। अब देखो इसके ऊपर एक अलग मामला, कि जब आप बुक लेते हैं, ब्रह्मास्त्र बुक जो है उन्हीं को लेनी चाहिए। थ्योरी की बुक है, ये थ्योरी है इसमें पूरी। एएलपी वालों को लेने की खास आवश्यकता है नहीं। एएलपी वालों के पास जो नोट्स है, क्लास में पढ़ रहे हो, बहुत है। नहीं तो आप देखो कि ये प्रीवियस ईयर के सवाल तो आपको करने पड़ेंगे। रही बात है, कई बच्चे रिवीजन बुक, फॉर्मूला बुक, इसको काफी ज्यादा चर्चा देते हैं। ये छोटी है, 140 पेज की है और रंगीन है। ये समझ में तभी आएगी जब आपने पहले का कुछ कुछ पढ़ रखा है। कुछ नहीं पढ़ रखा तो रिवीजन कैसे समझ में आएगा? नाम ऊपर लिखा हुआ रिवीजन बुक है, सुपरफास्ट रिवीजन ही तो होता है। और यदि मान लो आपको आराम से पढ़ना है तो पूरी किताब डेप्थ में पढ़ो। जरूरी नहीं है, आपके पास यदि किताब है तो बड़े तरीके से उसको पढ़िए। पढ़िए, मैंने कहा नहीं, 10 तरह की किताब लेने से अच्छा एक किताब को 10 बार पढ़ लो। अब आता है एक महत्वपूर्ण मुद्दा कि सर सेल्फ स्टडी करें कि कोचिंग करें। इस बात का आप आंसर ध्यान से देखना। जैसे जो बच्चा कॉलेज रेगुलर गया और कॉलेज में उसने टेक्निकल पढ़ा है, तो उसको तो सेल्फ स्टडी कर सकता वो। लेकिन एक चैप्टर पढ़ के और उसका पूरा रिवीजन करके, फिर उसके प्रीवियस ईयर के सवाल लगा के फिर टेस्ट दें, ताकि आपको 10 दिन में पता चल जाए आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो क्या। कर सकते हो तो यही काम अगले चैप्टर के साथ करें, ये अगले चैप्टर साथ करें। 3-4 चैप्टर ऐसे करोगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल कीजिएगा, बहुत बढ़िया चीज है। क्योंकि वैसे भी सिलेक्शन विद्यार्थी के खुद के पढ़ने से होता है। कोचिंग आपको सुविधा प्रोवाइड करता है, कहता है भाई ऐसा नहीं, आपको मैं आसान तरीका बता देता हूं पढ़ने का, और मैं आपको समझा देता हूं कि आपको समझ में कैसे आएगा। लेकिन पढ़ना आखिरकार किसको होता है? आपको। इसलिए यदि आप रेगुलर कोचिंग गए, मतलब कॉलेज गए हो और आपने रेगुलर वहां पर पढ़ाई भी की है, तो आप सेल्फ स्टडी करने के लायक हैं। यदि आपने पहले कोचिंग कर रखी है, पहले कई जने हैं ना टेक्निकल हेल्पर में कोचिंग कर ली, कई जने हैं जो एमपी लाइनमैन में कर ली, यूपीपीसीएल टीजी2 में कर ली, तो उन्होंने पहले कोचिंग कर ली है और अब उनको उस समय उन्होंने ढंग से पढ़ा है, तो वो अपना रिवीजन शुरू करें और रिवीजन शुरू करके अपना आराम से सेल्फ स्टडी के द्वारा माध्यम से पढ़ सकता है। कोचिंग उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ये कहते हैं ना कि सर हम तो कॉलेज नहीं के बराबर गए हैं, 80% अब्सेंट ही रहे हैं, जबकि 80% यदि हम गए भी हैं, 80% मान लो हम गए भी हैं, तो हमने लेक्चर अटेंड नहीं किया। लेक्चर अटेंड भी किया है तो हमारे पास जो सारे सब कॉलेजों में इंस्ट्रक्टर अच्छे नहीं होते हैं, को हमारे कॉलेज में इंस्ट्रक्टर कुछ ऐसा था कि हमें पूरा समझ में नहीं आया। और अब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको सेल्फ स्टडी में भी समझ में नहीं आ रहा, तो कोचिंग करनी चाहिए। नहीं तो यदि आप सेल्फ स्टडी से समझ में आ रहा है तो सेल्फ स्टडी कर लेना चाहिए। लेकिन आपको 1-2 चैप्टर के पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई समझ में आ रहा है तो सेल्फ स्टडी कर लो, नहीं आ रहा तो कोचिंग कर लो।
कोचिंग जरूरी नहीं मेरे पास करें, आप कहीं से भी करें, लेकिन क्योंकि आपका एग्जाम यदि 2 महीने 3 महीने बाद है तो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ज्यादा करने का टाइम नहीं है। आपके ऊपर है 10 दिन या 15 दिन का, 2 या 3 टॉपिक लें और 2-3 टॉपिक का पूरा निचोड़ निकालें और पूरा 2 या 3 टॉपिक लिया, पूरे टॉपिक की थ्योरी पढ़ें, टॉपिक को रिवीजन करें, टॉपिक के नोट्स बनाएं, टॉपिक के एमसीक्यू लगाएं और टॉपिक के टेस्ट दें। जब आपके पास सही हो जाए तो सेल्फ स्टडी बेहतर है, नहीं हो तो आपको टाइम से ही कोचिंग में आपको प्रवेश लेना चाहिए यदि आपके एग्जाम 2-3 महीने बाद है। क्योंकि फिर आपके पास, मैं पूरी भर्ती में ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूं 3 महीने ट्राई कर ले, फिर आपके पास क्या बचेगा। आपको ऐसे करना चाहिए। और जरूरी नहीं, अब देखो आप कई कमेंट करेंगे सर आप कोचिंग लिए, मैं कोचिंग पढ़ाता हूं, बिल्कुल पढ़ाता हूं, मैं आपको गाइडेंस करता हूं, बिल्कुल करता हूं। मेरे पास एडमिशन भले ही मत लें, कहीं भी लें, लेकिन आपको यदि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो सबसे बेहतरीन वही है। जो बच्चे मेरे से पढ़ के गए हैं उन बच्चों का भी फाइनल सिलेक्शन तभी होगा जब घर पे जाके खुद पढ़ेंगे। केवल ऐसा नहीं है कि गुरुजी के सामने बैठ गए, ऑनलाइन बैठ गए, ऑफलाइन बैठ गए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा ना। सिलेक्शन तब होगा कि गुरुजी ने जो पढ़ाया वो जाके घर पे खुद पढ़ोगे। खुद नहीं पढ़ेगा तब तक टेक्निकल नहीं सुधरनी है। खुद पढ़ेगा, खुद सवाल करेगा। मैं सुबह 7 बजे हमेशा पढ़ाता हूं, आपको हर चैप्टर पढ़ो, उस चैप्टर के सवाल मैं सुबह 7 बजे यूट्यूब पर कराता हूं। इतने सालों से फ्री करवा रहा हूं, कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन मेहनत लगती है। सुबह 7 बजे उठना पड़ता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। मैं मेहनत पूरी करता हूं तो आपको भी पूरी करनी पड़ेगी। मुझे क्या पड़ी, मुझे एग्जाम क्रैक थोड़ी करना, आपको करना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सुबह 7 बजे सर्दियों में आपकी क्लास पूरी लूं, अभी भी सर्दियां अभी भी लेता ही हूं, तो आपको भी पूरी की पूरी अच्छे से आराम से बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहिए। तो बढ़िया तरीके से अध्ययन करना है। और ये मैंने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी है। तो किसको सेल्फ करना चाहिए, किसको कोचिंग करना चाहिए, टाइम रहते इस पर फोकस कर लेना चाहिए। और उसके बाद में, ताकि बाद में जीवन में मलाल नहीं रहना चाहिए, तो ये ज़रूरी बात है। और आपका कोई और क्यूरी है, आपका कोई और सवाल है, तो इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं आपको निश्चित रूप से उसका भी आंसर दूंगा, वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए हर एक गाइडेंस, हर एक मोटिवेशन का सारे वीडियो प्रोवाइड करने की मेरी जिम्मेदारी है। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।